Hello everybody. From the chapter application of derivatives, there are primarily 5 concepts which we have to study, and out of those 5 topics or chapters, 2 chapters are deleted. One is tangent and normal and other is approximation. We have already covered up first topic, which is rate of change of quantities. Around 60-65 questions we have done in that. Second topic which we are supposed to do now is, the topic is increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions को सम अप किया जाता है टर्म मोनोटोनिसिटी से. तो मैं इस चैप्टर के नाम दे रहा हूं मोनोटोनिसिटी. प्लीज राइट डाउन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो वही जैसे हर बार करते हैं, पहली बार मोनोटोनिसिटी का मतलब समझा दो. ये कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ग्राफ्स, कि ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है, हमें उसको स्टडी करना है. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए जी, पॉइंट नंबर 1. अब बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा. याद है कभी हमारा सेंसेक्स ऐसे भी जाता है और कभी वही सेंसेक्स ऐसे भी होता है और कभी ये सेंसेक्स ऐसे होता है. ज्यादातर तो ऐसे ही होता है. हाँ, तो ये जो है, ये मैंने 3 ग्राफ्स ही तो बनाए हैं और कुछ नहीं किया. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये जो 3 ग्राफ्स हैं, दीज आर नथिंग बट स्टडिंग द नेचर ऑफ द ग्राफ्स यूजिंग सम मैथमेटिकल टूल्स. और उस चीज से ये चैप्टर फॉर्म हुआ है. एंड दोज मैथमेटिकल टूल्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर is nothing but derivatives. It is one of the application of derivatives to study the nature of the graph. Is this point clear? ये बात क्लियर है? अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दौरान एक वर्डिंग लिखवाई थी, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, याद है? और मैंने तब एक लेमैन्स की भाषा बोली थी. लेमैन्स की भाषा क्या थी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बोलो, बिल्कुल सही जा रहे बेटे. इंक्रीजिंग के लिए मैंने चीज बोली थी, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए याद होना चाहिए कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वेरी गुड. इफ कर्व मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ कर्व मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप उसको क्या कहते थे बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन. याद है? ये देखिए, ये इंक्रीजिंग है ना. लेफ्ट टू राइट ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर को जा रहा है. क्या ये बात समझ आई? और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या बोला था मैंने? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ कर्व मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये भी लिख लो, पॉइंट जरूरी है. फर्स्ट पॉइंट हमारे इस टॉपिक में लिखिए प्लीज. if fx is increasing in x1, x2, आपके सामने 4 डेफिनेशन आएंगी इस टॉपिक में. इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. नाउ if fx is increasing in x1, x2, इसका मतलब क्या है वो समझना, और हम वहां से रिजल्ट कैसे इन्फर कर सकते हैं. मैं आपके सामने ग्राफ रख रहा हूं बेटा, ठीक है? लेट्स सपोज ये ग्राफ है, ठीक? एक ग्राफ बनाया. इस ग्राफ पे लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे x1 कह रहा हूं और इस पॉइंट को x2 कह रहा हूं. श्योर? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू होगी, आपको पता है y इज इक्वल टू fx होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी? fx1. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x2. तो x1 बड़ा कि x2 बड़ा? x2 बड़ा. fx1 बड़ा कि fx2 बड़ा? तो
fx2 बड़ा। तो जब x1 और x2 में से x2 बड़ा होगा और सिमिलरली fx2 बड़ा होगा तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और, अगर यहां पे नोटिस करो, इस जगह पे लेट्स सपोज ये मैं इसको मिनिमम x1 सोचता और इसे x2 सोचता, क्या यहां पे दोनों जगह पे मेरा फंक्शन तो सेम आया, fx1 इज इक्वल टू क्या आ गया? तो यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता था नो चेंज। क्या कह सकता था? नो चेंज। अब पहले पॉइंट में सम अप कर दें इस पॉइंट को, लिखिए प्लीज इसके अंदर, इसका सब पॉइंट ए बना दीजिए। इफ x2 is greater than equal to x1 implies f of x2 is greater than equal to f of x1, then fx is increasing function। मैं इंक्रीजिंग होना ज्यादातर अपवर्ड एरो बनाया करूंगा, इंक्रीजिंग फंक्शन इन x1 x2, then fx is increasing in x1 x2। ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूं, अगर मेरा x2 x1 से बड़ा है और कॉरेस्पॉन्डेंटली मेरा फंक्शन fx वैल्यू मींस y वैल्यू y2 y1 से बड़ी है तो मैं कहूंगा मेरा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैंने वर्ड इंक्रीजिंग यूज किया है, इसी का एक फॉर्मुलेट और पॉइंट बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी नहीं लिखवा रहा हूं, पहले ये नोट कर लो सब। नाउ स्टूडेंट्स अनदर वे, ये पहला वे है जिसको हम ग्राफिकली देख रहे हैं, बट मैथमेटिकली अगर इसको देखना हो, व्हाट इज द वे वी हैव टू चेक वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, उसका मेथड है, पॉइंट नंबर बी लिख लीजिए। इफ f dash x is defined, if f dash x is defined and f dash x is greater than equal to 0, then fx is increasing function in x1 x2। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर तो मेरा उसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और अगर डिफरेंशिएशन का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं उसको क्या कहूंगा, व्हाट आई विल कॉल दैट पार्ट, इंक्रीजिंग। अच्छा, अभी अभी आप में से एक बच्चे ने पूछा कि सर यहां पे तो नो चेंज आ रहा है, तो इंक्रीजिंग कैसे है? देयर इज अ टर्मिनोलॉजी डिफरेंस व्हेन अ टर्म इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। आप नोटिस कीजिए, मैंने यहां पे यूज किया ग्रेटर देन और इक्वल टू इसी चीज को कवर करने के लिए कि हाँ जी भाई दोनों जगह एफएक्स सेम हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला। माय नेक्स्ट पॉइंट विल कवर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट। करिए नोट इसको, आएगा। यस, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट नंबर 2, इफ एफएक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? ये देखिए इसका ग्राफ, किसी भी जगह पे आपको x1 और x2 सेम ही दिख रहे होंगे फंक्शन की वैल्यू। अगर आप यहां पे इस फंक्शन को ले रहे हो x1 वैल्यू, यहां पे x2 ले रहे हो, तो जैसे पहले पिछले ग्राफ में मैंने बीच में बताया था कि देयर वाज समथिंग सेम, वो सिमिलरिटी नहीं रही। इसका मतलब इसकी fx वैल्यू ये है और fx2 वैल्यू ये है। तो व्हाट इज द रिजल्ट इज, if x2 is greater than x1, if x2 is implies fx2 is greater than fx1, मतलब इक्वालिटी का साइन is not there, then I can say that fx is strictly increasing। हाँ जी, अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हो हमें नहीं आएगा, I thought that। हाँ जी, is this point clear? तो fx is strictly increasing। अकेला ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू टर्म यूज करनी है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है तो आपने ग्रेटर देन टर्म यूज करनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर कि उसमें इक्वालिटी का चांस नहीं है? इसका सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला। इसमें लिखिए इफ f dash x is defined and f dash x is greater than equal to 0 where f dash x is equal to 0 is possible for
an instant, then fx is strictly increasing. Then fx is strictly increasing. अब समझिए बात क्या कह रहा है. जनरली दुनिया बात करती है f डैश एक्स इज डिफाइंड एंड f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. यस, हम मैथमेटिकली इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में. बट एक चीज याद रखना, कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है, और जहां जहां टेंजेंट बनते हैं वो कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट. दैट मीन्स वहां पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि f डैश एक्स इज डिफाइंड एंड f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आप यूज करने वाले होंगे पुट f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. आपको स्कूल्स में भी ऐसे करवाया गया होगा. बट माइंड माय वर्ड्स, f डैश एक्स 0 इज पॉसिबल कब? फॉर एन इंस्टेंट. क्योंकि जहां 0 होगा वहां से हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स. दैट मीन 0 पुट करके ही निकालना पड़ेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अभी के लिए समझना कि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन में यहां पे भी टेंजेंट बना सकता था. देखिए, बना सकता था नहीं, मैं यहां पे भी टेंजेंट बना सकता था. देख रहे हैं? तो मतलब यहां पे तो बिहेवियर बदल रहे हैं. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? सो जनरली स्कूल लेवल पे आप देख रहे होगे वो लिखा होगा f डैश एक्स इज ओनली ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैं आ रहा हूं स्टोरी पे भी, पर अभी के लिए आप समझिए कि ये क्या कहता है कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट 0 कब है? सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए. इंस्टेंट का मतलब क्या है? वहां से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है? क्रिटिकल पॉइंट. मतलब उस डोमेन में उस. यस, इज दिस पॉइंट क्लियर? नंबर 3, if fx is decreasing in x1, x2. तो बच्चे इस ग्राफ को, इस पॉइंट को मैं ग्राफ के थ्रू ही पहले समझाना चाहूंगा. ये देखिए क्लियरली, ये मेरा ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ है. श्योर? बोलिए. अगर ये मेरा एक डिक्रीजिंग ग्राफ है तो लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट x1 है और ये मेरा पॉइंट x2 है. क्या x2 x1 से बड़ा है? क्या x2 x1 से बड़ा कि नहीं है? बोलो. बट यहां पे क्या पैदा हो रहा है? fx1. और यहां क्या पैदा हो रहा है? बड़ा कौन है? तो अगर x2 x1 से बड़ा है और fx2 लेसर देन x1 है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग. जब ये दोनों बढ़ रहे थे फंक्शन क्या होगा? जब एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है फंक्शन क्या हो गया? तो इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 implies fx2 is lesser than fx1, then fx is decreasing in x1, x2. श्योर? अब फिर से मैंने वर्ड स्ट्रिक्टली नहीं बोला. क्यों नहीं बोला? मैंने ग्राफ में नोटिस करो, अगर ये दोनों पॉइंट उठाता बोलो तो गेम चेंज हो जाती ना. तो देयर माइट बी इक्वालिटी. सेम पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट करा रहा हूं. इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी. ये इसका ए पॉइंट. बी पॉइंट क्या कहलाता है? इसका बी पॉइंट क्या कहलाता है? जैसे वो किया था हमने डिफाइंड वाला. इफ f डैश x is lesser than equal to 0, then fx is decreasing in x1, x2. हाँ, f डैश एक्स डिफाइंड होना चाहिए. दैट इज अ मस्ट. क्या ये बात समझ आई? बोलो. उसमें क्या था? f डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां पे क्या कह रहा है? f डैश एक्स शुड बी लेसर देन 0. अब इसी के साथ अगर मैं इसका फोर्थ पॉइंट भी कनेक्ट कर दूं, फोर्थ पॉइंट इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इफ fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x1, x2, क्या होता बेटा इसमें कंडीशन? अब तो आप देख के बता सकते हो. इफ बोलो x2 is greater than x1 implies f of x2 is lesser than f of x1, then function is strictly decreasing in a comma or in x1, x2. क्या बात समझ आई सबको? इसका ग्राफ दिखने में कैसा होता बेटा? इसका
इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। क्या ये बात समझ आ रही है कि देयर विल बी नो पॉइंट वेयर x1 कैन एंड x2 कैन जनरेट fx1 इक्वल टू fx2। इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? देख पा रहे हैं ना? अगर ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है तो यहां आ गया fx2 विच इज लेसर देन fx1। गॉट इट? समझ आई ये चीज? हाँ जी, इसका बी पॉइंट क्या सेट होता बताइए उसके अकॉर्डिंग? बोलो बोलो। f डैश x should be lesser than equal to 0 and f dash x is equal to 0 at an instant। किसी एक जगह हो सकता था। इज दैट क्लियर? श्योर? करिए जी नोट। पॉइंट नंबर 5, मोनोटॉनिक फंक्शन। राइट डाउन मोनोटॉनिक फंक्शन। लिखिए इसके अंदर, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटॉनिक। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटॉनिक if it is either increasing or decreasing। if it is either increasing or decreasing। either increasing का मतलब f dash x is greater than equal to 0 और decreasing का मतलब f dash x is lesser than equal to 0। is this point clear? sure? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, तो अगर ये मोनोटॉनिक है तो नॉन मोनोटॉनिक क्या कौन होगा? नॉन मोनोटॉनिक लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing function। it is also called neither increasing nor decreasing function। अगले पॉइंट में लिखो इसके अंदर, if a function is both increasing and decreasing in its domain that is x1 comma x2, then it is non-monotonic। थोड़ी एग्जांपल समझिए इसकी। हाँ जी बेटा, ये देखिएगा, ये 0 डिग्री, ये पाई, और ये बीच में क्या है? पाई बाई 2। ये ग्राफ बना रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू फिर साइन एक्स का। यहां से यहां फंक्शन क्या है? 0 टू पाई बाई 2 क्या है? और पाई बाई 2 से पाई क्या है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, यस और नो, एंड इज डिक्रीजिंग इन pi by 2 to pi, yes or no? so therefore sin x is non monotonic किसके अंदर? from 0 to pi। very good। so it is non monotonic in 0 to pi। इसमें कोई डाउट? करिए नोट बेटा। लिखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, मोनोटॉनिक बिहेवियर। एट एक्स इक्वल टू ए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। ये अपने आप में सब चीज बयान कर जाएगा, चाहे इंक्रीजिंग है चाहे डिक्रीजिंग है। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने लिमिट चैप्टर पढ़ा था, हम लिमिट एक पॉइंट पे चेक करते थे, या तो बिल्कुल उसके लेफ्ट पे बात कर रहे होते थे या राइट पे। तो वहीं से हमें जज करना होता है कि फंक्शन बिहेव कैसा कर रहा है। ठीक है, सेम सिनेरियो अगर यहां चेक करें
ये मैंने दो ग्राफ रखे हैं आपके सामने, ग्राफ देखते ही आप बता देंगे ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है। श्योर। मैंने यहां पे कोई पॉइंट ए ले लिया, चलेगा। मैंने यहां पे भी कोई पॉइंट ए ले लिया, चलेगा। मतलब x इक्वल टू ए ले लिया, जज कर पा रहे हो। हाँ, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा या h हमारी लिमिट्स की भाषा है। क्या होता था डेल्टा या h? स्मॉल चेंज, याद रखना। तभी डेल्टा बच्चे सुनते हैं ना, वो हमेशा स्मॉल वर्ड यूज करते हैं, h के टाइम वो धोखा दे देता है, वेरी स्मॉल चेंज। मैं कहता हूं अश्वी का ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, और ये पॉइंट क्या होना चाहिए। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अब ये वैल्यू मेरे पास ग्राफ पे यहां आ रही है और ये वैल्यू यहां आ रही है, इसमें कोई डाउट? और अगर नोटिस करो कि अगर मैं तीनों पॉइंट यहां पे लिख दूं, ये पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये क्या है और ये क्या है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग की पहचान क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए, दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले करी थी x1 और x2 वाली, कि x2 पे जाते जाते फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अगर a से आगे बात कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, a से पीछे बात कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू कम है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, कि उस पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रहा हूं फंक्शन बिहेव कैसा कर रहा है, तो पॉइंट के राइट पे अगर, अब ऐसा सोचो, पॉइंट के राइट पे अगर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू छोटी है, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये टेक्निकली जो मैंने अब बोला ना, ये रीड बिटवीन द लाइंस वाली गेम है, कि कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट के राइट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, और पॉइंट के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो वो कह रहा है इट इज अ श्योर शॉर्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं इधर, ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ए प्लस, बेटा ए से तो बढ़ गया, और ये पॉइंट क्या होगा, सब एग्री करते हो। और यहां पे ये और यहां पे ये बना, इसका ग्राफ यहां बना, तो ये क्या है, एफ ऑफ ए। ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये किसका ग्राफ है बेटा, ए प्लस एच। बड़ा कौन सबसे, ए माइनस एच, बड़ा कौन सबसे। तो अगर एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, तो फंक्शन पक्का कैसा होगा। इसका मतलब जब मैं x के राइट पे बात करूं और वैल्यू फंक्शन की कम आ जाए, वैल्यू फंक्शन की कम आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, छोटा। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल और देता हूं, cos x का ग्राफ sin x के ग्राफ पे आ जाए। हाँ, cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ 0 to π/2, 10th में बात करते हैं, मैं और कोई बात ही नहीं करता। लो जी, 10th का ग्राफ कुछ साइन का ये था, याद है 10th में ऐसा पढ़ाया जाता था, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, देन √3/2, देन 1। 0 से 1 वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब एक्स एक्सिस में मैं किधर जा रहा था, 0 to 90 डिग्री तक, और मेरी एफ एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू भी बढ़ रही थी, तो मैं कहता था फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और cos x का ग्राफ कैसा था, ऐसा, याद है कि बढ़ तो मैं एक्स एक्सिस में रहा हूं, पर वाई वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट। स्टेशनरी पॉइंट, प्लीज राइट डाउन द वर्ड स्टेशनरी पॉइंट। Point where f dash x is equal to 0. Point where f dash x is equal to 0 is called a stationary point. इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लो, इट इज दैट पॉइंट
It is that point where tangent is parallel to x-axis. थर्ड पॉइंट लिखिए, for a significant change in x, there is very less, 3 बार वेरी लिख लेना, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. There is very less change in y or negligible change in y. नो चेंज इन वाई, हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है जी, आइएगा समझिए इसके ग्राफ को. ग्राफ से आप समझ जाओगे. अगर बेटा सुनना, अगर ये ग्राफ है, ठीक है बेटा, अगर इस ग्राफ के ये पॉइंट को और ये पॉइंट को नोटिस करो, क्या x1 और x2 में एक अच्छा चेंज दिख रहा है? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द चेंज. इसके अकॉर्डिंग y वैल्यू क्या है? ये है, ये fx1 है. और इसके अकॉर्डिंग ही मेरी अगली वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम जगह पे आ रही है. तो fx1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, मैं एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोलूंगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू fx2 है. तो ये मेरा पॉइंट कौन सा है? स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी नाम से समझ आ रहा है, व्हेन नो चेंज इज हैपनिंग. हाँ, x1 और x2 नॉट इक्वल टू, हाँ, जब इसमें एक चेंज है, ऑब्वियस है. अब आप समझे वो वाला ग्राफ, अकेला इंक्रीजिंग, उसमें x1 इक्वल टू x2 पे, सॉरी x1 x2 पे fx1 इक्वल टू fx2 आ रहा था. क्या ये बात समझ आई? अब नोटिस करिए, dy dx क्या होता है? dy dx होता है चेंज इन y, होता कि नहीं होता? और dx क्या होता है? चेंज इन x. सुनना, क्या यहां पे चेंज इन x हो रहा है? मतलब x चेंज इन x एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें चेंज हो रहा है? ऑलमोस्ट नहीं हो रहा, मतलब जीरो हो रहा है. तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है? तो हम यहां से कंक्लूड क्या कर गए? dy dx क्या आ गया? इसका मतलब f डैश x क्या आ गया? कहानी पकड़ में आई? तो क्रिटिकल पॉइंट कहां निकलते हैं? जहां स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं. समझ गए कि नहीं? क्योंकि उसके पीछे या उसके आगे बिहेवियर बदलता है. इज दिस पॉइंट क्लियर? और अगर इसी जगह बेटे आप टेंजेंट बना लो, वो टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस पे. क्या ये कहानी समझ में आ रही है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कहां पे? एट दी स्टेशनरी पॉइंट. जल्दी करिए नोट. पॉइंट नंबर 9, क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट if f dash x is equals to 0, if f dash x is equal to 0 or f dash x does not exist, or f dash x does not exist, then x is its critical point. Then x is its critical point. Therefore, every stationary point is a critical point. Stationary point की कल यही डेफिनेशन की थी ना कि f dash x is 0. So every stationary point is critical point. Point number 10 लिखिए इसमें, if fx is 1 1, if function fx is 1 1 or fx is invertible. इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? when its inverse exists. When its inverse exists, then f dash x is greater than 0. Then f dash x is greater than 0 or f dash x is lesser than 0.
या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा या तो एफ डैश एक्स लेसर होगा। अब इसको समझने के लिए कोई भी एक ग्राफ पकड़ लेते हैं। ये देखिएगा, अगर आपको याद होगा, मैं अक्सर बहुत ज्यादा इस ग्राफ को स्टडी करवाता हूं। किसका ग्राफ है? साइन का। ठीक है, पहली बात, साइन इज नॉट अ 1-1 ग्राफ। ठीक है, मैं इसको 1-1 बना रहा हूं, समझिएगा कैसे। और ये ग्राफ कुछ यहां पे है, यहां से अगर ले जाऊं, यहां पे क्या आया? -π/2, और यहां पे आया। अगर इतने ग्राफ को देखो, क्या ये 1-1 है? हाँ, क्या ये 1-1 है? सब एग्री करते हो? श्योर। अगर ये 1-1 ग्राफ है और 1-1 है तो इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यार साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे तो सीखा था हमने, याद है कि नहीं? तो ये 1-1 हुआ, इन्वर्टिबल हुआ, और इसका बिहेवियर क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर को जा रहा है। तो क्या? इंक्रीजिंग है, तो ये क्या होगा? एफ डैश एक्स। श्योर। अगर इसकी डोमेन बदल दूं, अगर इसकी डोमेन ले लूं π/2 से लेके 3π/2 तक, तो ये ग्राफ क्या है? देखो, डिक्रीजिंग। इतनी डोमेन में भी मेरा फंक्शन क्या है? 1-1 है। तो जब भी फंक्शन 1-1 होगा, ये कॉम्पिटिटिव का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी मेरा फंक्शन 1-1 होगा या इन्वर्टिबल होगा, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या तो वो डिक्रीजिंग होगा। वो मिक्स एंड मैच नहीं हो सकता, वो नॉन मोनोटॉनिक नहीं हो सकता। वो क्या होगा? हमेशा मोनोटॉनिक फंक्शन होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट। नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियर ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्लीज राइट डाउन, बिहेवियर ऑफ इनवर्स फंक्शन is same as its basic function, is same as its basic function। ध्यान से देखिएगा, अगर एक और ग्राफ से चीज समझाऊं, आपको पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन हमेशा y इज इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज बनाते हैं। याद है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज बनाते हैं। अगर ये मेरा बच्चे y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, समझ गए ना? 45 डिग्री का एंगल बना के। लेट्स सपोज एक फंक्शन ये है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। दोनों लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं? ऊपर को जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए? इंक्रीजिंग। नहीं ऐसा समझ आया तो साइन इनवर्स सोचो। साइन इनवर्स का ग्राफ याद है? उल्टा फा। हाँ भाई साहब, उल्टा फा। और ये क्या होती थी? रेंज। डोमेन उसकी क्या थी? -1 to 1, और रेंज क्या थी? -π/2 to, तो भाई इंक्रीजिंग था। -π/2 से π/2 में, यहां से यहां में साइन का ग्राफ भी कैसा है? इंक्रीजिंग। तो चाहे इनवर्स फंक्शन हो, चाहे ये मैं क्या कहूंगा? बेसिक फंक्शन, और ये मैं किसको क्या बोलूंगा? इनवर्स फंक्शन। तो दोनों का बिहेवियर क्या होता है? सेम होता है। दोनों का बिहेवियर क्या होता है? हाँ, प्रोवाइडेड उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। कि अगर यहां मैं -π/2 से π/2 जा रहा हूं, तो यहां भी क्या गया? -π/2। अगर आप कहोगे π/2 to 3π/2, डोमेन चेंज कर दिया आपने, तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम about to sum up all the things which we have studied just with one point. Please write down, if x1 is greater than x2 and f of x1 is greater than f of x2, then function is strictly increasing. Then function is, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। एंड इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड f of x1 is lesser than f of x2, then function is strictly decreasing. Is this point clear? Sure? Got it? 13th point.
continuity and differentiability, please write down. Continuity and differentiability makes no effect on, continuity and differentiability makes no effect on increasing and decreasing function. इसका मतलब फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यू आर नॉट सपोज टू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 14. if dy dx मतलब डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल, if differentiation is not possible, then use the basic or graphical method. कौन सा? पॉइंट नंबर 12 को रेफर कर लो आप. शुरुआत मैंने इस टॉपिक की यहीं से की थी, अगर याद हो पहले 4 पॉइंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, याद है हमने ग्राफ्स बनाए थे. तो उसी चीज को सम अप किया कि अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हो रही तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सी द ग्राफ एंड फिगर आउट द वैल्यू ऑफ fx. फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई जब x बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, और जब x बढ़ रहा है और फंक्शन की वैल्यू कम हो गई तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है. इज दिस पॉइंट क्लियर? लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15. इफ fx इज इंक्रीजिंग then f dash x is greater than 0. If f dash x is increasing, then f double dash x is greater than 0. इसका मतलब क्या है? अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, हम उसका डेरिवेटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव होगा. अगर किसी फंक्शन का मैं पहले ही डेरिवेटिव दे रखा है, वो अगर इंक्रीजिंग है तो उसका डबल डेरिवेटिव होगा, और अगर किसी का डबल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0. कहानी पकड़ में आई सबको? श्योर? ऑब्वियस है यार. एक बात समझिएगा कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैच करना पॉइंट, अगर एक फंक्शन खुद पहले किसी का डेरिवेटिव हुआ होता तो है तो अभी भी फंक्शन ही ना. डेरिवेटिव इटसेल्फ इज अ फंक्शन बेटा. इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? करिए नो.